5 राज्यों में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है और उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। एपीएन से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। आप इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं जो चुनाव कैंपेन को लीड कर रहे हैं। तो आज के चुनाव मीटिंग में क्या बात हुई? अब हमने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है और किसी भी क्षण पार्टी लिस्ट जारी कर देगी और बाकी चुनावी तैयारियां मुकम्मल हैं। किन मुद्दों पर बात फंस रही थी? मुद्दे हमारे बिल्कुल साफ हैं। विकास ठप पड़ा हुआ है, कुशासन चरम पर है, डबल इंजन का नारा बिल्कुल धोखा साबित हुआ है। कोरोना काल में सरकार ने लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया। कोई इलाज की व्यवस्था नहीं, बेड की व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं। बड़ी बुरी हालत रही हमारे लोगों की। और उस पर तुर्रा ये कि कुंभ के अंदर टेस्टिंग घोटाले के जरिए एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बना दिया कि जब देश भर के अखबारों ने लिखा कि कुंभ इज ए बिगेस्ट कोरोना स्प्रेडर, हमको बड़ा धक्का लगा, बड़ी तकलीफ हुई इस तरीके के संबोधन से। लेकिन ये हमारी सरकार की अपनी नालायकी थी। बेरोजगारी देश में आज उत्तराखंड में सर्वोच्च है। हम रोजगार मूलक राज्य हैं और वहाँ रोजगार बिल्कुल सिरे से गायब हो गए। 28,000 जिस सरकार में पद रिक्त पड़े हों और राज्य का नाम उत्तराखंड हो तो ये एक अकल्पनीय बात है। कोई सरकार इतनी हिमाकत कर सकती है, इन्हें भर्तियाँ नहीं की। जबकि हमने अपने 3 साल के कार्यकाल में 32,000 लोगों को सरकारी नौकरी पर लगाया और ये 3200 भी नहीं लगा पाए। तो रोजगार का सवाल है, उससे ही बराबर महत्वपूर्ण महंगाई का सवाल है। भाजपा का नाम लेते ही इस चुनाव में लोगों को अपना गैस का सिलेंडर दिखाई दे रहा है, 1000 रुपया पहुँच गया। हाँ? तेल के ईंधन के दाम 100 के पार कर दिए, डीजल पेट्रोल के। और इधर जो खाने का तेल था 100 हमारे समय में 58 रुपये में मिलता था और आज 200 रुपये में मिल रहा है। तो ये 142 रुपया आखिर कौन खा रहा है, कहाँ गया जा रहा है? सीधे अंबानी अडानी की जेब में जा रहा है। तो पूंजीपति और पूंजीपति हो गए, अरबोंपतियों की संख्या बढ़ गई देश के अंदर, मगर गरीबों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। तो गरीबी एक बड़ा भारी मुद्दा है जिसमें जिस तरीके से गरीबी बढ़ी है, हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, गरीबों के जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की जेब में डाला गया है। इसको सब देख रहे हैं, बड़े नग्न तरीके से हो रहा है। तो ये सब सवाल उठेंगे। मुख्यमंत्री बदल दिए, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, छोटा सा राज्य। आपने एक्स चीफ मिनिस्टर बनाने की फैक्ट्री बन गई भाजपा। जितने मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस और भाजपा करीब करीब बराबर सत्ता में रही है। कांग्रेस के समय में केवल 3 मुख्यमंत्री और भाजपा के समय में इन मुख्यमंत्रियों की संख्या 8 पहुंच गई। तो ये इस बात की टेस्टमनी है कि राजनीतिक अस्थिरता दी तुमने राज्य को, विकास नहीं दिया, अस्थिरता दी। तो ठप पड़ा हुआ विकास भी इनसे जवाब मांग रहा है। तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न जनता के मानस में हैं, इसीलिए लोग उनका सॉल्यूशन परिवर्तन में देख रहे हैं। जी, कांग्रेस की चुनावी रणनीति के बारे में अगर बात करें तो आपने उत्तराखंडियत पर जोर दिया था। 3 सिंबल्स भी आपने बनाए थे, मिलेट, आर्ट और एक और रागी शायद था, शुगर केन। तो ये क्या, ये किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है? मिली जुली संस्कृति को यदि हम सिंबलाइज करें तो उसमें एक तरफ गन्ना है तो दूसरी तरफ मडुआ है। तो हमने कहा हम दोनों संस्कृतियों का जो मिला जुला उत्तराखंड, एक तरफ आधुनिक खेती है तो दूसरी तरफ संघर्षशील खेती है, इसका समावेश। तो हम
इसके हमने जो तक माना, हमने कहा यही उत्तराखंडियत है, इसी के चारों तरफ उत्तराखंडियत को बिल्ड करेंगे और राज्य आंदोलन के सपनों का, जिन सपनों को लेकर के उत्तराखंड बनाया गया, उनको साकार करेंगे। जी, पहाड़ों के विकास के बारे में भी बहुत बात हो रही थी कि अभी तक विकास नहीं हुआ, पलायन की स्थिति बरकरार रही है वहाँ से लोगों की। तो उस पर कांग्रेस की क्या नीति है, क्योंकि ये लगातार चला आ रहा है, कांग्रेस के ज़माने से बीजेपी के राज में भी ये पहाड़ों का जो विकास हुआ उतनी तरीके से हुआ नहीं। ये सत्यता है कि पिछले 25-30 वर्षों में पलायन बढ़ा है और भाजपा के समय में भी पलायन बढ़ा है, कांग्रेस के समय में भी थोड़ा पलायन हुआ है, मगर कांग्रेस ने कुछ सार्थक नीतियां प्रारंभ की और विशेष तौर पर जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने पलायन रोकने के लिए एक तरफ तो हमने शिक्षा को आधुनिकतम स्वरूप दिया, मॉडर्नाइज किया, ताकि हम जो शिक्षित व्यक्ति है उसको इतना सक्षम बनाए कि वो बेबसी का पलायन न रह जाए बल्कि ऐच्छिक पलायन हो, उसको हम प्रमोट करेंगे, लोगों को अच्छी तकनीक के साथ अच्छी शिक्षा दे करके जो है। दूसरी तरफ जो बेबसी का पलायन है, जो गरीबी के मारे साधन नहीं है, तो इसलिए व्यक्ति साधन खोजने के लिए 4,000-5,000 की नौकरी के लिए अपना घर छोड़ रहा है, तो उसके सामने हम उसी मिट्टी में, उसी धरती में, उसी गाढ़ गधेरों में, वहाँ के जंगलों में, वहाँ की संस्कृति में, उन सभी में ऐसा रोजगार पैदा करेंगे, सृजित करेंगे, ताकि व्यक्ति जो है उनको अपना सके और उसके जरिए वहीं काम कर सके। उसके लिए हमने कई योजनाएं बनाई, जैसे ये मडवे का जिक्र अभी किया ना हमने, मडवे को हमने एक ऐसे अनाज के रूप में प्रमोट किया जो पौष्टिक है और उसके लिए हमने कहा तुम पैदा करो, हम तुमको बोनस देंगे, ताकि जो खर्चा ज़्यादा आता है पहाड़ों में खेती का उसको कंपनसेट किया जा सके और उसको खरीदने की नीति निर्धारित की। ये सब चीज़ें हमने करके, और एक ही नहीं, मडुआ जब कहते हैं तो मडुआ तो केवल एक अनाज है, मडुए के साथ और भी बहुत सारे अनाज हैं, उन सबको हमने प्रोत्साहित किया। हमने जितनी स्थानीयताएं थी उनको प्रमोट करके उसको इकोनॉमिकली वायबल बनाया। तो इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि हमने बेबसी के पलायन को रोकने के लिए कानून हमने कदम उठाए और जो सार्थक रहे। टिकटों के बंटवारे पर मंथन चल रहा है, पार्टी का एक परिवार एक टिकट पर क्या स्टैंड रहा है, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता मांग रहे हैं टिकट और पंजाब में भी अपने वन फैमिली वन टिकट। ये स्वाभाविक बात है, मगर आज ये दो तरीके के स्थितियां हैं। एक तो पॉलिटिक्स में यदि आप परिवार को इन्वॉल्व न करिए तो रह नहीं सकते, आपको एक से अधिक हेल्पिंग हैंड चाहिए। अब पहले कैसी पॉलिटिक्स नहीं है जब सिद्धांत और पार्टी के आधार पर होता था। आज तो शादी ब्याह दुख सुख सब में आपको व्यक्तिगत तरीके से सब चीज़ों को अटेंड करना पड़ता है। तो आपको बेटे भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, जिनको ये सब करना पड़ता है। नेचुरली यदि वो राजनीति में कोई दखल रखते हैं तो फिर वो क्लेम भी करते हैं, तो वो एक कठिन है। पार्टी के सामने कठिनाई ये है कि हर जगह कार्यकर्ता हैं। यदि उन कार्यकर्ताओं को हम ये कहेंगे कि केवल भाई एमएलए साहब के बेटे चाहिए या नेताजी के बेटे चाहिए, तो फिर पार्टी कार्यकर्ता कहेगा भाई हम क्यों रहें, फिर हम क्यों काम करें। तो एक फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश करती है पार्टी, जहाँ बहुत आवश्यक होता है वहाँ एक इसमें संशोधन भी करती है, जहाँ नहीं करना पर पाते हैं तो वहाँ पार्टी जो है प्रेस कर। तो माना जा रहा है कि वन टिकट का फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा ढीला पड़ेगा उत्तराखंड में। ये बताइए कि जनरल रावत के बेटे तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जनरल रावत की बेटी जो है वो कांग्रेस में आना चाह रही है, क्या स्टैंड, क्या मन बना रही है पार्टी? पार्टी तो हमेशा स्वागत करेगी। हमारे तो जनरल बिपिन रावत तो बहुत सम्मानित नाम है और हमारे गौरव हैं, मगर किन परिस्थितियों में उनके भाई जो हैं बीजेपी में गए, मुझे खुद आश्चर्य है।
क्योंकि उनके पिताजी लक्ष्मण सिंह जी जो है वो कांग्रेस माइंडेड, और जब बड़ा ट्रेडिशन होता है तो उसको बांटना नहीं चाहिए। वे सामूहिक थाती है, जनरल रावत उत्तराखंड की सामूहिक थाती है, तो उसको बीजेपी की तरफ जोड़ना तो मैं समझता हूँ उचित कदम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा नाम है। जब राजनीति में आएंगे तो कुछ राजनीति तो राजनीति है। आपके बेटे और बेटी भी चुनावी जंग में उतरने की पूरी तैयारी में है। हाँ, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बल्कि ऐसे सीटों में मेहनत की है जहाँ से कांग्रेस कभी नहीं जीती, तो उनको लाने की कोशिश की है। मगर पार्टी जो भी निर्णय करेगी, मेरे बेटे बेटी भी उसको मानेंगे। जी, हरक सिंह रावत के घर वापसी को कैसे देखते हैं? पिछला अनुभव तो बहुत अच्छा नहीं रहा था। देखिए, समय सबको कुछ न कुछ सिखाता है। हरक सिंह जी ने भी कुछ सीखा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो सकारात्मक दिशा में करेंगे। और हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति में एम्बिशन होना तो अपनी जगह पर उचित है, लेकिन उसकी ठीक तरीके से मैनेज करना, समय के साथ उसकी पैकेजिंग करना, ये भी बहुत आवश्यक है। इस बार जैसे खबरें आ रही हैं कि टिकट बंटवारे पर भी उनका जो गुट है वो कुछ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण कुछ पेंच फंसे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर हम उनको पार्टी आदर देगी। वे खुद सतपाल महाराज के अगेंस्ट में खड़े होने की भी बात कर रहे हैं। मुझे ये सब जानकारियाँ नहीं। जी, ये बताइए कि सीएम फेस कौन होगा कांग्रेस का उत्तराखंड में? मेरा दायित्व तो नहीं, ये पार्टी लीडरशिप के अधिकार क्षेत्र में आता है। और पहले मैं समझता था कि पार्टी को फेस किसी को घोषित करना चाहिए, लेकिन जो पार्टी का सामूहिक निर्णय है मैं उसका स्वागत करूँगा। विपक्ष ने तो लगता है आपको सीएम फेस मान लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब कैंपेनिंग करते थे या आप करती थी तो निशाने पर आपको ही ले रहे थे वो लोग। मैं उनका आभारी हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मगर तकनीकी रूप से जो है ये सत्यता है कि पार्टी ने वहाँ किसी को फेस घोषित नहीं किया है। हाँ, ये कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तो मेरे लिए ये भी अपने आप में एक पुरस्कार है। जो हाईकमान का जो स्टैंड रहा है, स्पेशली राज्य के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, उस पर कई आपत्तियां आ रही हैं। जैसे कांग्रेस मीडिया एडवाइज़र का भी बयान आया था कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है हाईकमान का और उसमें काम ठीक से हो नहीं पाता है। तो ये कितना ये बैलेंस कैसा रहा है? हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं। इसमें हर किसी की अपनी कार्यप्रणाली भी होती है और कुछ बातें कहने की अपनी स्टाइल भी होती है, तो दोनों में समन्वय कर देते हैं। अनंतोगत्वा जो पार्टी का निर्णय होता है उसको सब मानते हैं। आपका भी थोड़ा मोहभंग हुआ था पिछले दिनों लीडरशिप के इसमें? नहीं, मेरा कभी लीडरशिप से कभी मोहभंग नहीं हुआ। और इसीलिए आपने देखा होगा, मैंने कहा कि कभी कभी भाव आता है मन में कि आप संन्यास ले करके, लेकिन मगर मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा है कहीं और कुछ देखने की, दाखने की, या किसी और पार्टी। मैं तो नेहरू गांधी परिवार को ही हमने देखा और उसी के देखने के साथ विदा होंगे, तो हम तो उन लोगों से हैं। मगर कुछ थी बातें जिनको मैं पार्टी के संज्ञान में लाना चाहता था, और मैंने बहुत सोचा कि मैं आकर के भी मिल करके भी उन बातों को कह सकता था, लेकिन मैंने उसको ट्वीट के जरिए कहना इसलिए आवश्यक समझा कि इस तरीके की स्थितियां कई जगह आ सकती हैं और उसका मूल्यांकन पार्टी को करना चाहिए, देखना चाहिए। ये संदर्भ आपका पंजाब से जुड़ा? एक वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते अपना फर्ज समझा कि मैं इस बात को करूं। पंजाब का जो एक्सपीरियंस रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय तो आप हैंडल कर रहे थे चीज़ों को, तो कांग्रेस लीडरशिप जो जैसे आपने बोला कि लोकल लीडरशिप को, जो हाईकमान है वो लोकल लीडरशिप को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, मगर वहाँ की स्थितियाँ जो देखी गई उस पर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लोकली तो लोग हैं वो वहाँ जो रिबेलियन हुआ
हाँ? देखिए, कैप्टन साहब वाली स्थिति ज़रा डिफरेंट थी, जिसको देश समझ नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत अवसर दिया। जब स्थिति यह आ गई कि उनके नेतृत्व में वर्चुअली एमएलएज में रिवोल्ट पैदा होने की स्थिति आ गई, और ये बरगाड़ी इशू कहते हैं जिसमें गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, उस इशू के बाद ये स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई और एमएलएज को लगा कि हम इनके साथ जीत नहीं सकते। तो कैप्टन साहब को 2 बार दिल्ली बुला करके उनसे लंबी बातचीत करके एक एजेंडा बनाया गया जिस पर काम करने के लिए कहा गया। उन्होंने उस पर काम नहीं किया। फिर पार्टी ने मुझे भेजा, फिर वहाँ उनसे बात, मैंने ऑफिसर से भी मीटिंग की, तब भी उन्होंने नहीं किया। जब 43 एमएलएज ने कह दिया कि हम इनके साथ नहीं चल सकते और कम से कम सीएलपी की मीटिंग बुलाइए। अब सीएलपी की मीटिंग की मांग करना एमएलएज का अधिकार है, तो हमने कहा कि भाई बुलाओ। जब बुलाने की बात आई तो सीएलपी की मीटिंग में आने के बजाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उस समय के वो राजभवन गए और इस्तीफा दे दिया। तो ये उनका जजमेंट था। पार्टी ने वस्तुतः उनको कोई अपमानित नहीं किया, और बल्कि मैं ये कहूँ कि जिस विश्वास के साथ उनको पार्टी ने वहाँ बनाया था, रखा था, उस विश्वास को उन्होंने थोड़ा गड़बड़ाया। किन परिस्थितियों में गड़बड़ाया, किसकी मजबूरी में गड़बड़ाया, ये तो वो जान। अभी के चुनावी माहौल उत्तराखंड में देखें तो आपकी एंट्री हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, और समीकरण थोड़े से बदलने की संभावना है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, कोई समीकरण नहीं बदलेंगे। स्टेट फाइट कांग्रेस और बीजेपी में है, और उनकी भूमिका को लोग वोट काटने वाले से ज़्यादा नहीं देखते। इस समय जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो बीजेपी से नाराज़ है, वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है, उसको वो रोक नहीं पाएंगे। एक ऑल्टरनेट सिनेरियो अगर रहे कि आपको आपकी ज़रूरत लेनी पड़ जाए बीजेपी को बाहर रखने के लिए सत्ता से, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जीत रहे हैं हम, और कांग्रेस भाजपा को बाहर रखेगी। और हाँ, देखो, आपको अभी अपनी उपस्थिति के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। वहाँ के गाढ़ गधेरों को, वहाँ की भिन्नताओं को, अलग चीज़ों को समझना पड़ेगा। दिल्ली एक कुछ भी है तो बड़ी म्यूनिसिपैलिटी है ना, तो इसमें और उत्तराखंड जैसे भौगोलिक परिवेश वाले राज्य के अंदर, जहाँ एक ज़िले में घूमने में ही कई दिन लग जाते हैं, कई दिन है, तो उसमें बड़ा भारी अंतर है। यहाँ तो सुबह निकलो एक किनारे से, शाम को लौट के घर आ जाओ। और हमको जब हम एक ज़िले के दौरे पर जाता था, मैं पहले जब सांसद था, तो मुझे 7-7 दिन लग जाते थे, तब भी जो है आधा जिला भी कवर नहीं कर पाते थे। मतलब आप ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं आपके साथ, अगर वैसी स्थिति बनती है तो? ऐसी स्थिति आनी ही नहीं है, आनी ही नहीं है। जी, कांग्रेस में इनफाइटिंग भी बहुत है उत्तराखंड में। गुट बन रहे हैं, यशपाल आर्य का गुट माना जा रहा है, और भी कई लोगों के गुट माने जा रहे हैं। तो ये पावर सेंटर्स जो हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी में कई प्रतिभावान, समतावान, सक्षम व्यक्तित्व हैं। अब उन व्यक्तित्वों का अपना आभा मंडल होगा, और हर आभा मंडल को गुट मान लेना और झगड़ा मान लेना, ये तो अन्याय है ना, ये अन्याय है। योग्यता का समावेश करके पार्टी एक कंपोजिट फेस पेश करती है, तो यही तो ताकत है ना। भाजपा क्यों फेल हुई उत्तराखंड में? उनके पास समतावान लोग नहीं थे, चेहरे नहीं थे। हाँ, और हमारे पास समतावान चेहरे हैं। हाँ, उन समतावान चेहरों की अपनी अपनी आकांक्षा, अपनी सोच होती है, तो उसको कैसे समन्वित करना है, ये पार्टी करती है। जी, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है और सौगातों की झड़ी लगा दी है। केदारनाथ का रीडेवलपमेंट हुआ, वन रोड, आपका जो रोड्स वगैरह हैं पहाड़ों में, ऑल वेदर रोड्स, ये सब बने। तो जनता के दिल में तो जगह कुछ उन्होंने बनाई होगी। ये तो ऑल वेदर रोड तो भाजपा का बड़ा भारी झूठ है। ऑल वेदर रोड नाम की कोई प्रोजेक्ट मंजूर ही नहीं है। जब मैंने इसको चुनौती दी तो अब भाजपा ने भी कहना शुरू कर दिया 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग। और ये 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग मेरे कार्यकाल में हमने इसकी डीपीआर बना करके भारत सरकार से किया मंजूर, भारत सरकार ने, मैं आभारी हूँ। इसीलिए इसका जो लोकस्रोटन हुआ, शुभारंभ हुआ इस योजना का, उसकी अध्यक्षता मैंने की मुख्यमंत्री के तौर पर। प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकस्रोटन किया,
और होस्ट ऑफ द डे श्री नितिन गडकरी जी थे। नितिन गडकरी जी ये कह सकते हैं कि मेरा संपैथिक ग्रुप था, इसलिए ये जल्दी मंजूर हुई। ये क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगा। लेकिन ये कहना कि ये भाजपा का बीवी है, वो तो पेरेंटेज ही बिल्कुल गलत लिख जाएगी है। तो ये तो पाप है। भाजपा ये पाप कर रही है, ज़बरदस्ती कह रही है हमारा हमारा करके। वैसे ही जो है, जिस रेलवे लाइन की वो बात करते हैं हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग की, ये तो मनमोहन सिंह जी के बजट में इसको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में सम्मिलित किया गया, इसको और टनकपुर बागेश्वर को। बल्कि इसमें शिलान्यास करने सोनिया जी को आना था, वो नहीं आ पाई, तो हमारे एंटनी साहब आए। एंटनी साहब ने उसका शिलान्यास किया, रक्षा मंत्री थे उस समय भारत के, और पैसा मंजूर हुआ, काम शुरू हुआ। हाँ, वो आगे बढ़ने का समय जब आया तब तक भाजपा आ गई। अब भाजपा की तो आदत है ना, मंगलयान कांग्रेस के समय में सब बन बना करके तैयार हो गया। उद्घाटन करने से पहले मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि नहीं, अब चुनाव घोषित होने वाले हैं, इसको चुनाव के बाद ही करना उचित रहेगा। तो केवल एक सैद्धांतिक स्टैंड प्राइम मिनिस्टर के लेने की वजह से मोदी जी को उसको उड़ाने का मौका मिल गया। तो अब उनके नाम पर थोड़ी लिख ली जाएगी। वैसे ही जैसे जो टनल बनी जम्मू कश्मीर में वो है, या नॉर्थ ईस्ट का पुल है, ये सब कांग्रेस के समय में बनी हुई। जो फैक्ट है, जो फैक्ट सीट है, वो कांग्रेस के साथ है। तो ये भाजपा जो है झूठ का ढोल पीट करके, ये उतना ही बड़ा सत्य है, ये सब भाजपा के समय में हुई, जितना बड़ा सत्य जो है आप सबके खाते में 15 लाख रुपया आना है। ये बताइए, अभी जो हाल फिलहाल में चला हुआ हेट स्पीच का मामला, जिसमें काफ़ी ढिलाई राज्य सरकार की ओर से रही है, क्या स्टैंड है कांग्रेस का? तो बड़ा दुख है। हरिद्वार धर्म नगरी है, तो धर्म संसद, वहाँ तो जो भी मिले सब धर्म संसद है। मगर गंगा शीतलता की प्रतीक है। जिसका मन कहीं शीतल नहीं होगा, गंगा में शीतल होता है। तो ये कैसे लोग थे जिनका मन गंगा के किनारे हरिद्वार में शीतल नहीं हुआ? और हरिद्वार में अमृत इसीलिए देवताओं ने बरसाया क्योंकि वो शीतल था। गंगा ने उसको इतना शीतल बनाया था। उन्होंने कहा नहीं, अमृत के लायक जगह यही है। वहाँ अमृत के बजाय जो है ये ऐसा विश्वमन कर दिया कि मनमोहन सिंह के गले में हम गोलियां उतार देंगे, गांधी का ये कर देंगे, और दूसरे समुदाय के लिए सब जो है ये। और दुख की बात यह है कि उत्तराखंड में ऐसी सरकार रही जिसने इस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया, कार्रवाई नहीं की। आपने कोर्स करेक्शन की बात की थी। अगर ये बताइए कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या कोर्स करेक्शन आप लेने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे इस पर, क्योंकि देखो, हरिद्वार का दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को नहीं है। वो हमारा एक ब्रांड है। और मुझे बेहद खुशी है कि साधु संतों ने, यहाँ तक कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने भी इसको गलत बताया, कहा गलत हुआ है। सत्ता पे आने पे आपका विकास का एजेंडा क्या रहेगा? विकास का हमने बिल्कुल स्पष्ट है कि हम हर तरीके के विकास सूचांक का अलग दिशा में, और विशेष प्रायोरिटी हम शिक्षा और स्वास्थ्य को देंगे। उसको तत्काल रिपेयर करना बहुत आवश्यक है। उसके अलावा जो है हम जो हमारी गरीब लोगों की मदद के कार्यक्रम हैं, जिनमें समाज कल्याण की पेंशनों से लेकर के दूसरी चीज़ें, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। रोज़गार हमारा, हम विकास को रोज़गार के साथ जोड़ेंगे और एक रोज़गार मूलक स्टेट के रूप में कल्पना को आगे बढ़ाएंगे। जो महंगाई के बोझ से जनता त्रस्त है, उसको राहत देंगे। हमने कहा है कि लाओ कांग्रेस की सरकार, गैस सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार। तो जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी हम ये करेंगे, और उत्तराखंड में हम सब्सिडी देंगे, एक निश्चित सब्सिडी देंगे। ठीक है सर, एपीएन के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।